Hello 10th class students. Today we are going to start part second of lesson periodic classification of elements, and the books referred is Assan and NCERT and the language is bilingual. तो अब तक हम लोगों ने 2 लॉ पढ़े है ना. वी डिस्कस 2 लॉ. वन इज़ डायबोनायर ट्राइड्स, जिसको हिंदी में हमने त्रिक का सिद्धांत बोला था, और दूसरा था वही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत. इसके बारे में हम दो लॉ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट 1 में. जिन बच्चों ने अभी ये पार्ट सेकंड देखा और पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट 1 को देख के आइए, तभी आप पार्ट सेकंड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. तो मैंने कहा था कि कल हम मैंडली माने कि आज हम लोग मैंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे. मैंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी मिलेगा, क्योंकि बस यहीं तक ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टेप थे. जैसे कि सबसे पहले डबोनायर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीफ आया. मेंडलीफ ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया पीरियोडिक टेबल बनाने में, पर क्योंकि आप देख रहे हो चाहे वो डबोनायर हो चाहे वो न्यूलैंड हो और इवन यहाँ तक कि मेंडलीफ हो, ये तीनों एक चीज़ पे काम कर रहे थे, वो था परमाणु द्रव्यमान, डेट इज योर एटॉमिक मास. देखिए पीरियोडिक टेबल में यदि एटॉमिक नंबर पे काम किया जाता तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सभी के सभी जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, ये सभी के सभी उस समय मास पे काम कर रहे थे. लेटर उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक पर्सन आएगा, ठीक है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बोलेगा कि मास पे काम ना करके आप किस पे काम करें, एटॉमिक नंबर पे. देखना चाहते हो तो फिगर नंबर 14 एहसान में आगे चल के देख सकते हो. उनका नाम था हेनरी मोसले. इन्होंने, ये साइंटिस्ट था, एंड द साइंटिस्ट हु सेड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज बेटर बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इसने ये बात कही थी और ये आगे बात जाके सही भी हुई. तो चलिए पहले तो हम मेंडलीफ की ओर रवाना होते हैं. वहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया था वो देखते हैं. तो अब हम मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले यदि जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है ना. और मान लो ग्रुप में यदि मैं वीडियो डिलीट हो जाता है तो फिर बार बार हर बच्चे के पास वीडियो नहीं भेजा जा सकता. तो बेटर होगा कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो. तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं ना, क्योंकि मैंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो पहले शब्द ये समझने पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक टेबल. तो देखिए पीरियोडिक टेबल 2 चीज़ों से मिलके बना है, पीरियोडिक जमा टेबल. तो पीरियोडिक टेबल क्या है? तो पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट. एक चार्ट है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है. एलिमेंट्स मतलब तत्वों को रखा हुआ है. इस तरह से रखा हुआ है कि जिन जिन की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, उनको एक कॉलम में रख दिया या फिर एक ग्रुप में रख दिया. अब आप बोलोगे कॉलम और ग्रुप क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ. देखिए कॉलम और ग्रुप को समझे ऐसे. देखिए तो इस तरह से जो आपकी ये जो लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस होंगी, है ना, इस तरह से जो खड़ी होंगी, जिसे आप बोल सकते हो, ये तो है आपके बच्चों ग्रुप. क्या बोले जाएंगे? ये तो आपके क्या बोले जाएंगे? ग्रुप. जबकि जो नीचे सीधी सीधी लाइन होंगी, है ना, लेटी हुई लाइन जिसे आप बोल सकते हो, ये आपकी क्या होंगी? ये आपकी होंगी पीरियड्स. ये रहेंगे आपके पीरियड्स. तो ग्रुप्स और पीरियड, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. इनको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है. और इनको आप जानते हैं, आपने मैथ किया हुआ है, तो इनको आप क्या बोलते हैं? सॉरी, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और इन लाइनों को आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस. तो ग्रुप के अंदर जो लाइन्स है ये वर्टिकल लाइन है, और पीरियड के अंदर जो लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो जो आप मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखने वाले हो और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हो, उनके अंदर ग्रुप्स और पीरियड बने रहेंगे. तो आप बार बार ये ना
सस्पेंस मत रखना कि ग्रुप और पीरियड क्या है। बस जब भी ग्रुप की बात की जाए तो वहाँ पे वो सीधी बात है वर्टिकल लाइंस की बात करेगा, और पीरियड की बात करेगा तो वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करेगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो अब समझना, पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, मतलब एक चार्ट बनाई गई होगी, है ना, एक चार्ट बनाई गई है। उन चार्ट्स के अंदर ये लाइंस भी देखने को मिलेंगी और ये लाइंस भी देखने को मिलेंगी, इस तरह से देखने को मिलेंगी। और इन लाइंस के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे ये लाइन के अंदर मैं ये डॉट दिखा रहा हूँ, ये एलिमेंट ये एक साथ क्यों रखे? क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है? एक जैसी थी। इस लाइन के अंदर सभी एक जैसे क्यों रखे? क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है? एक जैसी। तो देखो एक चार्ट बन गई, और इस चार्ट के अंदर हमने कलेक्शन किया हुआ है किसका? एलिमेंट्स का। और उनको किस में रखा हुआ है? ग्रुप्स में रखा हुआ है और पीरियड्स में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी समान थी, उनको एक ग्रुप में और एक पीरियड में रख दिए। तो ये आपकी क्या बन गई? पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। पीरियोडिक तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम चलते हैं, जैसे कि लेफ़्ट से राइट चलेंगे, तो जैसे हमारा एंड खत्म होगा, राइट एंड खत्म होगा, हम वापस लेफ्ट एंड पे आएंगे और वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट्स की वो फिर से सेम होने लग जाएगी। तो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होना, प्रॉपर्टी का क्या होना? रिपीट होना। और भाई टेबल यूँ कहा जाता है क्योंकि एक टेबुलर फॉर्म है, ये एक टेबल बन गई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जानते हैं ये जो ग्रुप्स हैं कितने हैं? हाँ, 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं, और पीरियड कितने हैं? 7 है। ठीक है ना। पर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप और 7 पीरियड से नहीं बनी थी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आगे चल के पढ़ोगे, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे, ऐसे 8 खड़ी लाइनें थी, और बच्चों 7 आपके पीरियड्स थे। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 है और मेंडलीफ की में भी 7 है, तो कितने नज़दीक पहुंच गया था। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल यदि आपको समझनी है ना, तो सबसे पहले 2 चीज़ें समझ लो कि 2 एलिमेंट के नाम सुने होंगे आपने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सुने हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकली वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। कोई भी दिख जाए दूसरा उसके साथ, जबकि जब जल्दी साथ चल पड़ते हैं, रिएक्टिव है। ठीक है ना। ऑक्सीजन तो जुड़ के ऑक्साइड बना लेता है, और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएगा बताओ? हाइड्राइड बना लेता है। ठीक है ना। मतलब कि पीछे ओ लग जाए तो ऑक्साइड है और एच लग जाए तो हाइड्राइड है। बस मेंडलीफ ने यहीं से काम स्टार्ट किया। उसने क्या किया? जितने भी उस समय एलिमेंट्स थे, कहते हैं उस समय 63 एलिमेंट्स थे एट दैट टाइम, मेंडल के टाइम पे। उन 63 तत्वों को ही उसने अपनी टेबल में अरेंजमेंट कर लिया। किस प्रॉपर्टी के बेस पे? ऑक्साइड के और हाइड्राइड के पे। अब तुम कहोगे कैसे? तो देखो पहले ये देखो। अब मैं आपको पहले बार टेबल दिखा देता हूँ मेंडलीफ की, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बातें हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ बातें अभी हुई हैं जो रह रही हैं, थोड़ी बातें बताना। तो पहले मैंने आपको टेबल दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि टेबल के बिना बात नहीं बनेगी। ये थी वो टेबल जो किसने बनाई बच्चों? मेंडलीफ ने। ये टेबल मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई थी। इसमें 7 पीरियड है और 8 क्या है बच्चों? ग्रुप है। अब मेरी बात समझना, मैंने कहा था ना कि मेंडलीफ ने 2 चीज़ों का काम किया था, ऑक्साइड्स का और दूसरा हाइड्राइड्स का। देखिए क्या है समझना, इसको कई कई बार है ना टीचर समझा ही नहीं पाता, है ना, मतलब पता होते हुए भी उसको समझा नहीं पाता कि इसको कैसे बताया जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसको बताने के लिए। अब आप समझिए। देखिए इन्होंने क्या किया, एलिमेंट लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है ना। एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। तो जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और उन्होंने रिएक्ट करके ये फार्मूला बनाया R2O। क्या बनाया? R2। ये वो एलिमेंट है जो रखे हैं, उनको ग्रुप 1 में रख दिया। उदाहरण के तौर पे जैसे कि R की जगह H रखो, क्या बन जाएगा? H2O बनेगा कि नहीं बनेगा? और सभी जानते हैं H2O क्या होता है? वाटर होता है। फिर लिथियम रख के रखो, तो यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड जब बोलते हो तो LiO नहीं होता, Li2O बनेगा। सोडियम ऑक्साइड बोलोगे तो Na2O बनेगा। ये सारे के सारे जो ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट्स थे ना बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ करके क्या फार्मूला बना रहे थे? R2O। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जिंक था, ये इधर क्यों नहीं रखा? क्योंकि जिंक R2O नहीं बना रहा था, जिंक RO बना रहा था, इसलिए उसको कौन से ग्रुप में रख दिया? सेकंड में। जैसे एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
R2O3 की फॉर्म बना रहा था, मतलब कि Al2O3। ये जितने भी एलिमेंट है जो इस मेंडलीफ ने दिखा रखे हैं, ये जितने के जितने एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या फार्मूला बना रहे थे? R2O3। बात करें कार्बन की तो CO2 तो सभी ने सुना हुआ है, SiO2 का भी नाम सुना हुआ है। तो ये RO2 बना रहे थे। कुछ क्या बना रहे थे? R2O5। बाकी RO3 बना रहे थे और R2O7, और ये क्या बना रहे थे? RO4 बना रहे थे। तो जैसे जैसे जो बनता गया उस ग्रुप में वो रखता गया। तो ये तो किसकी बात हो गई? देखो ये ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? हाइड्राइड्स की। तो उसने एक बात नोट की, जो R2O बना रहा था ना, वो हाइड्राइड में क्या बना रहा था? RH बना रहा था। जैसे LiH, NaH सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, कॉपर हाइड्राइड, है ना। तो ये इस तरह से बना रहे थे। तो इन्होंने इस तरह से एलिमेंट्स को फिर अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है वो? ऑक्साइड्स पे और हाइड्राइड्स पे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं। तो देखिए मैं एक बार एरो, हाँ अंडरलाइन ले लेता हूं। सबसे पहले क्या किया इसने, नीचे का रह गया, एक मिनट। देखिए इसने क्या किया, इसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को उठाया, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उठाया, और जो 63 तत्व थे, जो 63 एलिमेंट्स थे, उनके साथ रिएक्शन करवा दी, और फिर एक फार्मूला बनाता गया केमिकल। ऑक्साइड का जो पहला फार्मूला R2O बना, उसको कौन से ग्रुप में रख दिया? फर्स्ट ग्रुप में। और हाइड्राइड क्या बन रहा था उस समय? ये जितने भी एलिमेंट थे जो R2O बना रहे थे ना, वो हाइड्राइड में क्या बना रहे थे बच्चों? तो हाइड्राइड में वो बना रहे थे RH, और यहाँ पे ऑक्साइड में क्या बना रहे थे? R2O बना रहे थे। ग्रुप सेकंड की बात करें, ऑक्साइड में जो RO बना रहे थे, जैसे BeO बना रहे थे, MgO बना रहे थे, वो हाइड्राइड के साथ RH2 बना रहे थे, जैसे MgH2। उसी तरह जो ऑक्सीजन के साथ R2O3 बना रहे थे, वो RH3 बना रहे थे। ऐसे इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया और बना डाली एक अपनी टेबल, जिसका नाम है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो। अब आपने एक बात नोट की कि इसमें कुछ जो स्पेस था वो खाली छोड़ दिया गया, जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ स्लॉट्स थे वो ब्लैंक छोड़ दिए गए। आप जानते हैं क्यों छोड़ दिए गए थे? इसलिए कि मेंडलीफ ने कहा था कि इस समय जहाँ जब मैं इस पीरियोडिक टेबल को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं खोजे गए हैं, पर लेटर जब वो खोजे जाएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे। और बच्चों पता है सबसे बड़ी बात, कि जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो वो एलिमेंट्स बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी उस कॉलम के हिसाब से। जैसे उन्होंने बताया इस कॉलम में इतना वेट होगा, है ना, ये इतना वेट उसका मिलेगा, ऑक्साइड और हाइड्राइड का ये फार्मूला बनेगा, वो वहाँ पे बिल्कुल सही एडजस्ट हो रहा था। ठीक है ना। तो ये मेंडलीफ की काफ़ी बड़ी सक्सेस थी, क्योंकि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को पहले ही से, अच्छा उनका नाम भी दे दिया था, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था। अब मैं आपको काम की बात लेके चलता हूँ जो हमें स्टार्ट करना था। तो बच्चों देखो, ये मैंने बताया ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकली वेरी रिएक्टिव, इस हिसाब से उसने काम किया। तो पहला देखो पॉइंट अब सब समझ में आएगा। इफ सम एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड हैविंग द सेम जनरल फार्मूला, जिन ऑक्साइड का सेम फार्मूला था उसने उसमें क्या रख दिया? हैविंग सिमिलर केमिकल, तो उनकी सभी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम, और उनको एक में रख दिया, जैसे ये सोडियम लिथियम अभी बताया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इफ सम एलिमेंट फॉर्म हाइड्राइड हैविंग, यदि कोई एलिमेंट का हाइड्राइड का सेम फार्मूला है तो उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी। और इस हिसाब से मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं। अब ये थे मेंडलीफ, है ना, और ये बच्चों साइंटिस्ट था। इन्होंने अपना पीरियोडिक ला दिया था 1869 के अंदर, और क्योंकि ये भी काम कर रहा था किसके ऊपर? एटॉमिक मास के ऊपर। इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज कर दिया, किस ऑर्डर में? उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, विद द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर, और जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट थी उनको उनके नीचे रख दिया। जैसे अगर आपने टेबल में देखा कि भाई जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी उनको फिर वो एक साथ ही रखेगा। तो ये इसने काम किया। ठीक है ना, तो ये मैंने आपसे बताया था अभी। तो देयर वर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स इन ओरिजिनल टेबल ऑफ मेंडलीफ। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं,
वी विल नाउ डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दो बातें जो मेंडलीव ने बहुत अच्छी बताई वो थी, एक तो गैप, ये मैंने आपसे बताया कि उसने गैप छोड़ दिया, एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना। फीचर्स में उसकी कमियां भी काउंट हो गई। इसने सबसे बड़ी गलती पता है क्या किया, रॉन्ग ऑर्डर कर दिया एटॉमिक मास का। अब आप कहोगे कैसे, तो आओ टेबल में आ जाओ। तुमने एक बात नोट की बच्चों, देखिए यहाँ पे देखो, ये देखना एक बार 55.0 है ना, फिर आगे कितना आया 55.8, ओके ठीक है, फिर कितना आया, बढ़ रहा है ना 58.9। अब देखो ये क्या हो गया 58.7। या फिर जो निकल है उसको कोबाल्ट के बाद रख दिया गया, जबकि ये निकल कोबाल्ट से पहले आना चाहिए था। तो इसको इसने यहाँ पे गलती कर दी है ना, तो ये उसको फीचर्स में पढ़ रहा है बच्चों। देखिए तो बच्चों, वी विल नाउ डिस्क्राइब द टू मेन फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक तो गैप जो कि उसने अच्छा काम किया, दूसरा रॉन्ग ऑर्डर कर दिया किसका, एटॉमिक मास का। तो चलिए, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट देन नॉन एलिमेंट मेंडलीव वाज गाइडेड बाय टू फैक्टर, एक तो इंक्रीज एटॉमिक मास और दूसरा, अब देखिए अब जब उसने इसको क्लासीफाई कर दिया अपने एलिमेंट्स को, तो उसने दो फैक्टर बनाए, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, दूसरा जो इसको ये लगा ना कि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, उसको उसने एक साथ रख दिया, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं देखो अब बार बार आपको टेबल में लेके जा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आयरन कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी एक जैसी थी, इसलिए उनको एक ऊपर नीचे नहीं रखा बल्कि एक स्लॉट में रख दिया, एक बॉक्स के अंदर ही रख दिया, है ना। हाँ वो बात ठीक है कि इसने रख जो मास के हिसाब से वो गलत रख दिया, है ना। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी फेल इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, मेंडलीव लेफ्ट सम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, इसलिए उसने कुछ बॉक्स छोड़ दिए थे। जो मोटी मोटी बातें थी वो मैंने आपसे बता दी है। अब कंक्लूजन क्या है, कुल मिला के तुमसे बोलूँ तो ये था, एक तो समझ में ये याद रखना है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि उसने किस प्रॉपर्टी पे रखा, तो ऑक्साइड और हाइड्राइड की प्रॉपर्टी पे रखा। मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है ना। जिनका ऑक्साइड का हाइड्राइड्स का फार्मूला था उनको ग्रुप 1 में रख दिया गया, ऐसे ग्रुप 8 तक रखता गया वो, ठीक है ना। अब उसके कुछ फीचर्स भी ये थे कि उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए जो बॉक्स थे वो ब्लैंक छोड़ दिए थे, और ये कहा था कि लेटर जब वो खोजे जाएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे, और वो खोजे भी गए और सही भी हुए। और कमियां क्या थी कि उन्होंने एक जगह ही कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया डिफरेंट एटॉमिक मास के साथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के साथ नहीं लिखा, ये उसकी कमी रह गई, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स की उन्होंने जगह छोड़ दी, है ना। तो अब तुम्हें एक वर्ड याद, तुम्हें शायद संस्कृत में एक वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है इका, इक्का, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ वो वर्ड कहाँ है, ये रहा इक्का, ई के ए, इका, इक्का, इका मीन्स ड्राई, ये संस्कृत से लिया गया वर्ड है और इसका मतलब होता है फर्स्ट। यदि आपसे ये बोला जाए कि इक्का बोरोन, जैसे इसने क्या किया ना, जो कॉलम छोटे थे ना उनके नाम लिख दिए थे, जैसे उसका एक का नाम लिखा था इक्का बोरोन्स, तो इसका मतलब उसके हिसाब से क्या था, इक्का बोरोन्स मीन्स फर्स्ट कम बोरोन एंड देन कौन, अननोन एलिमेंट, क्योंकि अननोन एलिमेंट क्या था वो तो इसको ही नहीं पता था। फिर क्या हुआ और समझिए, जैसे कि इक्का देन इक्का बोरोन वाज नेम, अच्छा जब वो इक्का बोरोन, तो पहले क्या आएगा बोरोन, फिर उसके बाद कौन आएगा एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कौन था, स्कैंडियम। फिर देखिए इक्का एल्युमिनियम, इक्का एल्युमिनियम का मतलब है पहले कौन होगा, एल्युमिनियम, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वो एलिमेंट कौन है यहाँ पे, गैलियम। फिर रखा इक्का सिलिकॉन, पहले सिलिकॉन और देन उसके बाद वो एलिमेंट जर्मेनियम। अब देखो तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, इक्का एल्युमिनियम। तो चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, तो पहले एल्युमिनियम फिर वो एलिमेंट। चलो ये है जो तुम्हें लास्ट में आके याद करनी है। याद तो क्या करनी है, इसको कुछ एलिमेंट्स हमें देखने याद करने होते, सारे तो नहीं करने। ये है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे उसने एक बॉक्स छोड़ दिया और इस बॉक्स का क्या नाम रख दिया, इक्का एल्युमिनियम।
मतलब पहले कौन आएगा, एल्युमिनियम। बाद में जो खोज हुई उस वो जो एलिमेंट था वो क्या नाम था भाई, उसका नाम गैलियम था। देखो एक ही ग्रुप में आ गया। इसका मतलब ये है कि गैलियम की और एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टी होंगी वो बच्चों क्या रहेंगी, एक जैसी। और उसने भी यही काम किया था, उसने भी उसके नीचे ही छोड़ा था और उसका नाम और रख दिया। भाई वो बात तो ठीक है, वो गैलियम, वो तो जानता तो नहीं था ना कि वो गैलियम ही होगा, पर उसने उसका नाम रख दिया इक्का एल्युमिनियम। ये देखिए सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के अब यहाँ पे उसने एक्चुअली ये तो यहाँ पे रखे गए, पर मेंडलीफ के टाइम पे ये 32 जो था ये नहीं था, पर इसका नाम रख दिया था इक्का सिलिकॉन। और जब इक्का सिलिकॉन कौन था फिर आपका, जर्मेनियम। तो इक्का एल्युमिनियम कौन है, गैलियम, और इक्का सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम। अब आ जाओ, अब देखो जो मैं लाइन पढ़ रहा था आपको सब समझ में आ जाएगी। देखो, when these elements were discovered, Ika boron named as scandium, Ika aluminum was named as gallium, and Ika silicon named as germanium. यही तो मैं आपसे बता रहा था। Again, in order to make sure that the element having similar properties fell in the same vertical column, Mendeleev placed few elements in wrong order. ये मैंने आपसे बताया ना, उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट को एक साथ रख दिया। ये बातें मैंने आपसे बताई थी। तो ये थी मेंडलीव के बारे में जो मेन था। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मेरिट्स ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। ये चलो अब ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, क्योंकि ये 21 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, फिर ये अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। देखो आज हमने क्या सीखा, थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना, ठीक है ना। और ज़्यादा डिस्कस हमने किया किसके बारे में, कौन सी टेबल के बारे में बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जिसमें हमने उसके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा, प्लस में हमने पढ़ा उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, कि उसने क्या अच्छी बातें कही और क्या उसकी कमियां रह गई जो वो कर सकता था। जैसे कि आप देखोगे मेनली तो उसने यही किया कि वो मास के साथ चला गया। यदि वो नंबर के साथ काम करता तो शायद आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर ही आपका मेंडलीव होता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थर्ड जो ये क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में बुक्स के क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो आप ये क्वेश्चन अब याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों।